Good morning to all my students. So, day before yesterday, we discussed the topic mistake, and today is the last element. Yeah, you can say the last two elements of a valid contract. We'll discuss it. The last element is for a valid contract, five essentials are necessary. First is capacity to contract. Second is free consent. Third is lawful consideration. Fourth is lawful object. These essential are must for a valid contract. तो आज का जो टॉपिक है वो अवैध करारों से संबंधित कि व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एग्रीमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। धारा 23 में दिया है कि अवैध करार कब होते हैं, किसको हम अवैध करार कहते हैं। तो धारा 23 में दिया है कि if the consideration or object of the agreement is unlawful, then the agreement is unlawful and void। यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो वो अवैध करार कहलाएगा और सभी अवैध करार शून्य होते। फिर सेक्शन 23 में ये दिया है कि on what grounds the object or consideration of an agreement are void। कौन कौन से आधार हैं जिस पर किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध होता है, अनलॉफुल होता है। तो धारा 23 ये कहती है कि द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल फर्स्ट if it is forbidden by law, second it defeats the provisions of law, third it is fraudulent, fourth it involves or implies the injury to the person or property, fifth the court regards it immoral or against the public policy। These are the grounds are given under section 23 कि किस आधार पर किसी करार के प्रतिफल या उद्देश्य अवैध होंगे, विधि विरुद्ध होंगे। तो 5 ग्राउंड दिए गए हैं, 5 कहिए 6, 5वें में 2 ग्राउंड है कि किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य तब विधि विरुद्ध माना जाएगा यदि वो विधि द्वारा वर्जित हो, पहला। दूसरा, ये विधि के उपबंधों को निष्फल करता हो। तीसरा, यह कपटपूर्ण हो। चौथा, इसके द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंचती हो। पांचवा, न्यायालय इसे अनैतिक मानता हो। छठवां, न्यायालय इसे लोकनीति के विरुद्ध मानता हो। तो धारा 23 में यही दिया है कि जिस करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है वो करार अवैध होता है। जो करार अवैध होता है वो करार शून्य होता है। शून्य मीन्स
The void agreement, it cannot be enforced through the courts. और इसी में ये 6 ग्राउंड दिए गए हैं कि विधि विरोध तब होगा जब विधि द्वारा वर्जित हो, विधि के उपबंधों को निष्फल कर रहा हो, तीसरा कपटपूर्ण हो, चौथा व्यक्ति या संपत्ति की को क्षति पहुंचाता हो, पांचवा न्यायालय उसे अनैतिक मानता हो, छठवां न्यायालय उसे लोकनीति के विरुद्ध मानता हो। तो सभी करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है वो करार अवैध करार कहलाएंगे और सभी अवैध करार शून्य होते हैं। इट मीन्स all the unlawful agreements are void, but all the void agreements are not unlawful. सभी अवैध करार शून्य होते हैं, लेकिन सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। ठीक है ना? सभी अवैध करार शून्य होते हैं, लेकिन सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। जैसे धारा 20 में भूल के आधार पर यदि दोनों पक्षकार भूल के अधीन हैं तो करार शून्य होता है, लेकिन ये अवैध नहीं है। बाजी का करार 30 में शून्य है, लेकिन अवैध नहीं। अवैध के द्वारा किया गया करार शून्य है, लेकिन अवैध नहीं। तो सभी अवैध करार शून्य हैं, लेकिन सभी शून्य करार अवैध नहीं है। वही करार अवैध होंगे जो धारा 23 की परिभाषा में आते हैं। धारा 23 की परिभाषा में जो 6 आधार दिए गए हैं, इन 6 में से किसी एक आधार पर यदि किसी करार का उद्देश्य प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो वो करार अवैध होगा। एक बात इसमें हमें और मार्क करनी है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ आर द डिस्टिंक्ट थिंग्स। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पज और डिजाइन ऑफ द एग्रीमेंट। यदि किसी करार का उद्देश्य या परिकल्पना ये करार का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और कंसिडरेशन वो होता है कि जब एक पक्षकार को उसके वचन के बदले में कुछ मिलता है तो उसको हम प्रतिफल कहते हैं या कंसिडरेशन कहते हैं। तो दोनों में वाइड डिफरेंस है, दोनों को एक न समझे। ये अलग बात है कि इसमें दोनों को अथवा करके परिभाषा दी गई है, और अलग बात है कि प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध दोनों के किस आधार पर होंगे, ग्राउंड्स कॉमन है। तो उद्देश्य अलग है, प्रतिफल अलग है। जैसे एक केस आया था चंद्रा श्रीनिवासा राव वर्सेस कोरापट्टी मोहन राव 1952 में मद्रास हाई कोर्ट का। इन दिस केस मनी इज बारोड फॉर द पर्पज ऑफ माइनर्स मैरिज, कि एक पक्षकार ने दूसरे से अपने अवयस्क बच्चे की शादी के लिए कर्ज लिया। तो इस करार का उद्देश्य है अवयस्क की शादी करना, उसमें खर्च करना, और इसका प्रतिफल है ऋण। ही बारोड द मनी फॉर द पर्पज ऑफ माइनर्स मैरिज। तो माइनर्स मैरिज इज द ऑब्जेक्ट, whereas the loan is the consideration. So far as consideration is concerned, it is valid. But so far as object is concerned, it defeats the provisions of Child Marriage Restraint Act 1929 because it is punishable. यदि यदि कोई व्यक्ति या माता पिता अपने नाबालिग बच्चे की शादी करते हैं तो दंडनीय अपराध है। अतः यदि इसकी अनुमति दी गई नाबालिग की शादी करने की, तो इसका अर्थ ये होगा कि वो विधि के उपबंधों को निष्फल कर रहा है। इट इज इट बाई सेक्शन 23, उपबंधों को निष्फल कर रहा है। तो चूंकि करार का प्रतिफल तो सही है कि उसने लोन लिया, लेकिन उसका उद्देश्य नाबालिग की शादी है, ये कानून के द्वारा वर्जित है, तो ये करार शून्य माना जाएगा, कारण इस करार का ऑब्जेक्ट जो है वो विधि के उपबंधों को निष्फल कर रहा है। तो इस प्रकार से करार का उद्देश्य और प्रतिफल दोनों अलग अलग बात है। कुछ उदाहरण ले लीजिए इसमें से, धारा 23 में से।
काफ़ी उदाहरण दिए हैं, 10-12 इसमें से कुछ मैं 3-4 बताता हूँ कि मान लिया एक व्यक्ति ने अपना फ्लैट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए बी से प्रस्ताव किया। बी ने 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, करार हो गया। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य यह है कि मकान का क्रय विक्रय, उद्देश्य हो गया। प्रतिफल क्या है कि यदि ए जो है अपना प्लाट, अपना फ्लैट बेचता है, बेचने का प्रस्ताव करता है, बेचने का वचन देता है, तो इस फ्लैट के बेचने के बदले में उसे क्या मिला? जो मिलेगा वो प्रतिफल है। तो ए ने अपना फ्लैट बेचने के लिए जो वचन दिया है, उसके बदले में उसे प्रतिफल मिल रहा है कि बी के द्वारा, क्रेता के द्वारा 10 लाख रुपए देना, ये प्रतिफल हो गया। और बी ने जो वचन दिया है 10 लाख रुपए देने का, तो इस वचन के बदले में उसे मिल रहा है ए के द्वारा फ्लैट बेचने का। अतः ये विधिपूर्ण करार है, विधिपूर्ण प्रतिफल है, विधिपूर्ण उद्देश्य, सभी चीजें इसमें से वैध है, अर्थात करार वैध है। और यदि कोई व्यक्ति इस करार को भंग करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे लागू किया जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि ए और बी आपस में ये करार करते हैं कि यदि हम चोरी करके जो भी माल प्राप्त करेंगे उसको बराबर बराबर बांटेंगे। ए और बी आपस में करार करते हैं कि हम चोरी करेंगे और चोरी में जो भी माल हम चोरी करके लाएंगे उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। यह करार शून्य है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि इस करार का उद्देश्य चोरी करना है और चोरी आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि व्यक्ति कोई चोरी करता है तो 3 साल की सजा है, धारा 379 में। तो ये चोरी चूंकि विधि द्वारा वर्जित है, अतः इस करार का उद्देश्य चोरी करना है, अतः ये करार अवैध है और शून्य है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण ले लीजिए कि ए जो है बी से ये करार करता है कि मैं तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी दिलाऊंगा। बी कहता है कि यदि मुझे सरकारी नौकरी दिला दिया तो मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगा। ठीक है ना? तो अब इस करार में नौकरी दिलाना तो उद्देश्य तो सही है, लेकिन प्रतिफल अवैध है। कारण वो 1,000 रुपए नौकरी दिलाने के बदले में जो 1,000 रुपए दे रहा है वो रिश्वत है, घूस है, करप्शन है, ग्रेटिफिकेशन है। तो रिश्वत देना विधि द्वारा वर्जित है, अतः यहाँ प्रतिफल जो है अवैध है, अर्थात करार अवैध है और करार शून्य है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। चौथा उदाहरण ले लीजिए कि एक व्यक्ति ये कहता है दूसरे से कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रखैल के रूप में रखने के लिए किराए में दूंगा, कंक्यूबाइंस। ठीक है ना? ए एग्रीज टू गिव हिज डॉटर टू बी फॉर कंक्यूबाइनेस, दिस एग्रीमेंट इज वाइड। जब पिता यह कहता है कि वो अपनी बेटी को दूसरे को रखैल के रूप में प्रयोग करने के लिए करार करता है तो ये करार शून्य है। कारण कि करार का उद्देश्य अनैतिक। पांचवा ग्राउंड है ना धारा 23 में, कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल। यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल ऐसा है जो अनैतिक, तो करार शून्य होगा, उसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पर जो भी लेने देने का करार हुआ होगा उसको लिया दिया नहीं जा सकता, कारण करार का उद्देश्य अनैतिक है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये 6 ग्राउंड है धारा 23 में, और ये उदाहरण है अलग अलग करके कि कब कोई करार अवैध होता है, किन आधारों पर होता है।
अब इसके एक एक पॉइंट्स हम लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल ऐसा है जो विधि द्वारा वर्जित है तो करार अवैध होगा एवं शून्य होगा। इट इज फॉरबिडेन बाय लॉ। यहाँ फॉरबिडेन बाय लॉ मीन्स विधि द्वारा वर्जित का अर्थ ये होता है कि लॉ मीन्स लॉ इन फोर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। विधि का अर्थ है कि वो सारे कानून जो भारत में लागू हैं, जिसमें से पर्सनल लॉज, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि भी सम्मिलित है। अर्थात जो जिस करार का उद्देश्य विधि द्वारा वर्जित होगा वो करार शून्य होगा और विधियां वही जो भारत में लागू हैं। ऐसे केसेस वो आते हैं कि कभी कभी कोई कानून दिया होता है, उस कानून में यह होता है कि अमुक कार्य आप तब करेंगे जब सरकार से लाइसेंस लेंगे, अमुक कार्य तब आप करेंगे जब सरकार से परमिट लेंगे, और यदि उस विधि के द्वारा वर्जित फिर भी व्यक्ति कोई कार्य ऐसा करता है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत है लेकिन वो सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त करता है और कार्य करता है, तो यह माना जाएगा कि वो करार शून्य। ठीक है ना। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि where there is violation of enactments। जैसे कोई अवयस्क है, नाबालिग बच्चा है और उसकी संपत्ति को उसका संरक्षक दूसरे को बेच देता है, whereas the prior permission of the court is necessary, means the guardian can transfer the property of the minor with the prior permission of the court, but the guardian sold it without permission, then it is void because it is forbidden by law। ठीक है ना, विधि द्वारा वर्जित है, अतः ऐसे वो नाबालिग की संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता है। वकीलों में जैसे होता है कि मान लिया कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भाई किसी वकील से कि मैं आपके पास इतने मुवक्किल लाऊंगा और जो भी मुवक्किल लाऊंगा उसमें से मुझे ये हिस्सा देना, ऐसे करार शून्य है। जो लाता है वो अलग से पारिश्रमिक का क्लेम तो कर सकता है उस व्यक्ति से, क्लाइंट से, लेकिन वकील से जो अब वो करार कर रहा है कि मैं यदि कोई व्यक्ति को आपके पास इंड्यूस करके उत्प्रेरित करके लाता हूं तो आप मुझे उसमें हिस्सा देना, ऐसा करार शून्य है। कारण विधि द्वारा वर्जित है, कारण इट इज अगेंस्ट द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स। दूसरा क्लाज इसमें ये दिया है सेक्शन 23 में कि the consideration or object of the agreement is of such nature that if it is permitted, it will defeat the provisions of law। कि यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल इस प्रकृति का है कि यदि उसे करने की अनुमति दे दी गई तो वो विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देगा, तो ऐसा करार अवैध होगा और शून्य होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्य होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप से वर्जित नहीं होता, लेकिन यदि उसको करने की अनुमति दे दी जाती है तो वो विधि के उपबंधों को निष्फल कर देता है। जैसे एक फतेह सिंह बनाम सावन सिंह का केस था 1875 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि इसमें जो अभियुक्त था उसे अपनी जमानत करानी थी। जमानत के लिए 5,000 का बॉन्ड चाहिए और जमानतदार चाहिए। अब उसके लिए कोई जमानतदार तैयार नहीं था, तो अभियुक्त फतेह सिंह ने जो इसमें फतेह सिंह जो अभियुक्त था उसने प्रतिवादी सावल सिंह को तैयार किया। उसने सावल सिंह के पास 5,000 रुपए जमा किए और उससे कहा कि तुम मेरी जमानत ले लो। तो सावल सिंह ने उसकी जमानत ले ली। 5,000 रुपए जब उसे मिल गए तो उसने उसकी जमानत ले ली। तो जमानत लेने के बाद जब जमानत का कार्य पूरा हो गया तब वो अभियुक्त ने क्या किया कि वो 5,000 रुपए उससे मांगे कि मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, जो जमा किए थे वो मुझे वापस कर दो।
तो उसने कहा कि मैं क्यों वापस करूं, मैंने तो तुम्हारी जमानत लिया है, इसके लिए 5,000 रुपये लिए थे। तो उसने केस किया उसके खिलाफ, जमानतदार के खिलाफ, कि मैंने इसको जमानत लेने के 5,000 रुपये दिए थे, अतः 5,000 रुपये मुझे वापस दिलाए जाए। न्यायालय से प्रार्थना की। न्यायालय ने कहा कि ये करार शून्य है, अवैध करार है, कारण ये सीआरपीसी के प्रावधानों को निष्फल कर रहा है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। कारण जब भी कोई जमानतदार किसी भी अपराधी की जमानत लेता है तो वो अपने रिस्क पर लेता है कि यदि अपराधी न्यायालय के बुलाने पर उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो मैं इतने की जमानत लेता हूँ, 5,000 की जैसे जमानत लेता हूँ, तो 5,000 रुपए का बांड उसका जब्त हो जाएगा। तो कोई भी जमानतदार अपने रिस्क पर जमानत लेता है अपराधी की, इसलिए नहीं लेता कि अपराधी उसको पैसा दे तब वो जमानत ले। यदि ऐसा करता है तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रावधानों का उल्लंघन है, ऐसा नहीं कोई कर सकता है। जमानतदार अपने रिस्क पर ही जमानत ले सकता है। तो दिस डिफीट्स द पर्पज ऑफ लॉ, दिस डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है ना। इसी प्रकार से पंजाब में क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति प्रधान यानी सरपंच चुना गया, जो दूसरे नंबर पर था। तो सरपंच ने कहा कि 3 साल मैं सरपंच रहूंगा, 2 साल तुम रहना, ये करार कर लिया। और इसके बाद जो है उसने 2 साल का टर्म उसे नहीं दिया। तब उसने एक केस किया कि इस करार को लागू करने के लिए न्यायालय ने कहा कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वही सरपंच रह सकता है। वह आप अपनी सरपंची किसी दूसरे को अपने आप नहीं दे सकते, कारण वो पब्लिक से चुना हुआ व्यक्ति है। और यदि ऐसी अनुमति दी भी जाती है तो ये पंजाब पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन होगा, विधि के उपबंधों को निष्फल कर रहा है। अतः यहाँ पर जो है ये करार अवैध है और शून्य है। केस का नाम था मोहिंदर सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट, 2009 पंजाब। और इसके अंतर्गत और भी जो कुछ केसेस हैं, जैसे पर्सनल लॉज, कि जब व्यक्ति किसी को गोद लेता है, मीन्स व्हेन ए पर्सन एडॉप्ट्स ए चाइल्ड, एडॉप्ट का मतलब किसी को दत्तक लेना, गोद लेना, ठीक है ना, लड़का हो लड़की गोद लेना। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि तुम अपने लड़के को मुझे दत्तक में दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना, तो ऐसा करार शून्य है। कारण दत्तक हमेशा जो लिया जाता है वो बिना पैसे के लिया जाता है। यदि उसमें प्रतिफल हो गया, पैसे से हो गया, तो दत्तक शून्य हो जाएगा। कारण हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके प्रावधानों का उल्लंघन है। उसमें साफ साफ दिया है कि दत्तक में कोई धन का लेन देन नहीं होना चाहिए। यदि लेन देन होता है तो दत्तक माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तो अपने पुत्र को मुझे दत्तक दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये ऐसा कार्य है जो विधि द्वारा वर्जित है, जो विधि के उपबंधों को निष्फल कर रहा है, अतः इसको लागू नहीं किया जा सकता है। कभी कभी मान लिया कई पार्टनर्स हैं, उनकी एक फर्म है और फर्म के पार्टनर्स आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि हमारी फर्म को जो भी इनकम होगी उसको हम छुपाएंगे, जिससे हमें इनकम टैक्स न देना पड़े। तो ऐसा करार मीन्स द एग्रीमेंट व्हिच इवाइड द इनकम टैक्स, इट इज वाइड। जो इनकम टैक्स को ना देना पड़े इसके लिए करार किया जाता है, तो ऐसा करार विधि के उपबंधों को निष्फल करता है। तीसरा क्लाज है कि if the object or consideration of an agreement is fraudulent or an agreement made for fraudulent purpose is void। ऐसा करार जो कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया है वो करार शून्य होता है। जैसे मान लिया कि दोनों पक्षकारों ने, ठीक है ना, ए कंप्रोमाइज डिग्री इज obtained by practicing the fraud on the court, it is held void। मतलब कपट करके यदि उन्होंने समझौता किया है या समझौते में कपट किया गया है तो ऐसा करार भी शून्य होगा। या अन्य कोई एग्रीमेंट्स हैं, अदर एग्रीमेंट्स which defraud the investors, creditors
आर रेवेन्यू अथॉरिटीज या किसी को धोखा देने के आशय से यदि कोई करार किए जाते हैं, अर्थात उसका उद्देश्य दूसरे को धोखा देना है, इंटेंशन टू डिसीव है, तो ऐसे सभी करार जो हैं शून्य माने जाएंगे, अवैध होंगे और शून्य होंगे। चौथा एलिमेंट है धारा 23 का कि द कंसिडरेशन आर ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज इंजूरियस टू द पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल किसी व्यक्ति एवं उसकी संपत्ति को क्षतिकारक है, तो ऐसा करार अवैध होगा एवं शून्य होगा। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स टू इंज्योर द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इट इज इलीगल एग्रीमेंट एंड वाइड। इसके अंतर्गत जो केसेस हैं वो आ सकते हैं कि जैसे एन एग्रीमेंट टू कमिट ए क्राइम आर ए सिविल रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल assault, to beat a person, to deceive a person, to publish a libel falls under this category. देखिए सिविल लॉन्ग्स आर कमिंग अंडर लॉ ऑफ टार्ट एंड क्राइम्स आर कमिंग अंडर क्रिमिनल लॉ दैट इज आईपीसी। ठीक है ना। तो यदि दो पक्षकार ये करार करते हैं कि ये हमें अपराध करना है तो करार अवैध है, हम शून्य है। यदि दो पक्षकार ये करार करते हैं कि अमुक सिविल रॉन्ग करना है, फ्रॉड भी सिविल रॉन्ग भी है, क्राइम भी है, दोनों है। ठीक है ना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्राइम भी है और सिविल रॉन्ग भी है, टार्ट भी है। असल्टिंग ए पर्सन सिविल रॉन्ग भी है, मतलब टार्ट भी है और क्राइम भी है। तो किसी के विरुद्ध माना हानिकारक लेख प्रकाशित करना क्राइम भी है, टार्ट भी है। तो यदि इस प्रकार के करार किए जाते हैं तो all these agreements are injurious to the person or property of any other person। चौथा क्लाज है इसमें जो धारा 23 में कि if the consideration or object involves the injuries to the person or property of any person then it is uh, unlawful and void। जैसे कहा जाता है कि नो पर्सन इज अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम हिज ओन क्राइम एंड फ्रूट्स ऑफ क्राइम आर इरिकवरेबल। किसी व्यक्ति को विधि ये अनुमति नहीं देती है कि वो अपने द्वारा किए गए अपराध का फायदा उठाए या अपराध का जो फल है वो उसको प्राप्त करे। जैसे मान लिया कि किसी परिवार में दो व्यक्ति हैं, तो एक उससे करार करता है कि तुम भाई पिताजी का मर्डर कर दो जिससे उनकी संपत्ति हम लोगों को उत्तराधिकार में मिल जाएगी। तो दूसरा व्यक्ति पिता का मर्डर कर देता है, तो यहाँ पर वो लॉ के अनुसार भी डिस्क्वालीफाइड है। ए मर्डरर इज डिस्क्वालीफाइड टू हेयर द प्रॉपर्टी। वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता उस व्यक्ति का जिसका उसने मर्डर किया है। एक तो ये भी है, और दूसरी बात अपराध करके वो सक्सेशन पाना चाहता हो या उत्तराधिकार पाना चाहता हो, यहाँ भी कभी भी इसकी अनुमति नहीं दी है। जैसे एक केस में कहता है एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, वो इसलिए कर लिया कि मेरे नाम का जो इंश्योरेंस है वो मेरे बच्चों को मिल जाएगा। न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया और शून्य करार। ठीक है ना। तो ए पर्सन कमिटिंग सुसाइड टू एनेबल हिज हेयर्स टू गेट इंश्योरेंस मनी इज वाइड, ये भी शून्य होगा। तो इस प्रकार से धारा 23 के 4 क्लाजेज जो हमने कवर अप कर लिया। 5वां क्लास थोड़ा बड़ा है, जिसमें करीब 20-25 मिनट लगेंगे कि कोर्ट रिगार्ड्स हिज इमोरल आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। टुमारो वी विल डिस्कस इट। नाउ हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।